साथियों राम राम। साथियों, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस साहब 4 दिन की भारत की यात्रा पे आए हुए हैं और सभी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये क्यों आए हैं, भारत और अमेरिका के बीच में किस तरह से रिश्ते आगे बढ़ने वाले हैं, ये किस तरह के डॉक्यूमेंट पर साइन करने आए हैं, ये सारी बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे दूसरे पक्ष की, क्योंकि हमारा एक अलग एंगल भी होता है जिंदगी को लेकर के। आप एक चीज पर गौर करना, अध्ययन करना इनके बारे में। इनकी जो वाइफ है, इनका नाम है ऊषा वेंस। ऊषा जी यूएसए में पैदा हुई थी, लेकिन इनके जो पेरेंट्स थे वो भारतीय थे और आंध्र प्रदेश से यूएसए गए थे 1980 के आसपास। इनके पेरेंट्स शुद्ध शाकाहारी हैं, ये खुद शुद्ध शाकाहारी हैं, हिंदू हैं, बैकग्राउंड भारत से है। और इतना ही नहीं, जब ये भारत आए तो अपने बच्चों को भी हिंदू ड्रेस पहना करके लेकर के आए। सबसे पहले आकर के अक्षरधाम में गए और इस तरह की कुछ तस्वीरें वायरल इनकी हो रही हैं। अब साहब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? डिस्कस ये कर रहे हैं कि इन्होंने जेडी वेंस को भी शाकाहारी बना दिया है। इन्होंने कहा कि आप भी शाकाहारी बनिए। तो देखिए, शाकाहार मांसाहार मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई कुछ भी खाए, बट मैं टिप्पणी उस बात पे कर रहा हूं, उस बिलीफ पे कर रहा हूं, उस विश्वास पे कर रहा हूं जो लोग जब एक बार रख लेते हैं तो उस पर मजबूती से टिके रहते हैं। चाहे वो शाकाहार हो चाहे मांसाहार हो, मुझसे मतलब नहीं है, विश्वास मतलब है। ये हिंदू हैं, गर्व से देखिए हिंदुइज्म को प्रैक्टिस कर रही हैं, गर्व से देखिए मंदिर जा रही हैं। इनके साथ दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली आदमी उसी तरह से इनको फॉलो कर रहा है जैसे ये अपने आप अपने कल्चर के लिए कर रही हैं। क्या बताइए इसमें? कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि ऋषि सुनाक अपनी वाइफ के साथ इस तरह से मंदिरों में जाते हुए देखी गई। हर वो रीति रिवाज फॉलो करते हैं जो एक हिंदू करता है, भगवत गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं। और ये जो इनकी वाइफ हैं, ये हमारे देश में जो सुधा नारायण हैं या नारायण मूर्ति हैं, उनकी बेटी हैं, जो इन्फोसिस के एक तरीके से जनक हैं। तो इतना बड़े पैमाने पर, यानी कि इतने बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद, एक पीएम, ब्रिटिश पीएम की वाइफ होने के बाद ये सब कर सकते हैं। जेडी वेंस यानी कि एक यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ होने के साथ ये सब कर सकते हैं। उसी प्रकार यूएस की जो सबसे ताकतवर जो महिला है अभी, जो किसी पद पर बैठी हुई है, वो है तुलसी गैबार्ड। तुलसी गैबार्ड खुद एक हिंदू है, भगवत गीता पे उन्होंने कसम खाई है। जब ये कर सकती हैं, उसी के साथ सुधा मूर्ति, जो मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से इनकी बेटी ब्रिटिश पीएम की वाइफ है, बावजूद इनका लिबास देखिए आप, इनकी सहजता देखिए, इनकी शालीनता देखिए, ये सब कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग अपनी संस्कृति को फॉलो करने में, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करने में या भाषा को बोलने में, अपने कपड़ों को पहनने में इतना शर्माते क्यों हैं? हमें इतना इंफीरियरिटी का भाव क्यों आता है? ये कुछ चंद अंग्रेजों ने जो हमारे अंदर ये बिठा दिया कि अंग्रेजी बोलने से ही बड़े बन सकते हैं, ऐसे कपड़े पहनने से ही बड़े बन सकते हैं, ये हिंदुइज्म या अपनी संस्कृति का पालन करने से नहीं बन सकते। ऐसा हम क्यों हो गए हैं? मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं जो थोड़ा बहुत सही पोजीशन में होते हैं, 4 ऐसे लोगों के साथ बैठे होते हैं जो हाई सोसाइटी से आए हैं, तो उनके अंदर से स्वतः अंग्रेजियत निकलने लग जाती है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन बात यह है कि जब इतने बड़े लोग अपनी चीजों को खुल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इतना क्यों शर्माते हैं? ये सब कॉलोनियल माइंड सेट है। आज आप एक चीज पर गौर करिए। आज आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, मान लो किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मीटिंग में, और आपने सिर्फ माथे पर तिलक लगा रखा है, तो आप पहले तिलक मिटा देते हो क्योंकि आपको लगता है कुछ ठीक नहीं लगेगा वहां पे। लेकिन एक आदमी क्रॉस पहना हुआ है तो वो बड़े कॉन्फिडेंस में आकर के वहां बैठता है और मीटिंग अटेंड करता है। क्यों साहब, ऐसा क्यों? वो कर पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको नीचा दिखाया गया है। आपको शुरुआत से महसूस कराया गया कि आप तो ऑर्थोडॉक्स हो, पिछड़े हो, ये सब क्या कर रहे हो? आप समझ गए? वो सब लोग अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे अपने, और आपको हिंदी बोलने में बहुत शर्म आ रही होगी, क्योंकि आपके दिमाग में बैठाया गया है। उसी प्रकार से ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने ये सब किया है, अब गौर कीजिएगा, इन यूरोपियन कंट्रीज ने दुनिया को क्या सिखाया? सेकुलरिज्म। तुमको किसी धर्म से लेना देना नहीं होना चाहिए, धर्म कुछ नहीं होता है, अपनी शिक्षा पे ध्यान दो, एजुकेशन पे ध्यान दो, यही तो बातें करी है। सेकुलरिज्म का ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि आप अपनी संस्कृति से कट गए। और यही अंग्रेज आज जिस ईयर को फॉलो कर रहे हैं या करवा रहे हैं दुनिया से, वो जो साल हम फॉलो करते हैं, जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, वो कैलेंडर किसके बेसिस पे करते हैं? उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? उसका रेफरेंस पॉइंट है
ईसा मसीह का जन्म। बीसी और एसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी। यानी कि तुम पूरी दुनिया को जो कैलेंडर फॉलो करवा रहे हो वो अपने ईसा मसीह के अनुसार करवा रहे हो, और आदमी अगर अपना धर्म और कल्चर फॉलो करने की कोशिश करे तो आप उसे सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा देते हो। ये इनका दोगलापन है। इन्होंने पूरी दुनिया में इसी प्रकार से लोगों को बिल्कुल अपनी संस्कृति को लेकर के ऐसा कर दिया कि आप उसके बारे में चर्चा ही मत करो। अब अपनी क्लास में नहीं चर्चा कर सकते। मान लीजिए किसी के पिताजी का प्रोफेशन ऐसा है कि वो पुजारी हैं, किसी के कथावाचक है, तो बच्चा क्या क्लास में बोल सकता है कि हाँ मेरे पिताजी पुजारी हैं? और किसी के अगर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते होंगे तो वो ठोक के कहेगा कि एमएनसी में काम करते हैं, यूएस की कंपनी में काम करते हैं। ये गुलामियत की मानसिकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूएस की कंपनी की बेइज्जती करो, बट तुम अपनी बात को गौरव गौरव के साथ क्यों नहीं कह पा रहे? दिक्कत ये है। अभी पहलगाम में क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। पहलगाम में कुछ लोग आते हैं, धर्म पूछ करके ठोक के चले जाते हैं। वो अपने थॉट को लेकर कितना क्लियर हैं कि उन्हें वो थॉट है, लेकिन हम अपने थॉट को लेकर कितना कंफ्यूज्ड हैं कि हम अपने सेकुलरिज्म को झाड़ते झाड़ते ऐसे हो गए कि आज कोई भी हमें बजा के चला जाता है, हम केवल जो है भाषण देते रह जाते हैं। क्यों? इसीलिए आपने अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी भाषा पर गर्व करना छोड़ दिया। इसलिए आप ये जान ही नहीं पाए कि उसकी विशेषता क्या थी। आप उसकी शर्म के मारे इतना दबते चले गए कि दूसरा वाला आप पर कब हावी हो गया आपको पता नहीं चला। यही कारण है कि आज आपकी ना साइंस मजबूत है, ना मैथ्स मजबूत है, ना कोई भाषा मजबूत है, ना हिस्ट्री मजबूत है, ना आपकी संस्कृति मजबूत है, ना आपके विचार मजबूत हैं, ना आपके पास एम मजबूत है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वी आर एमलेस पीपल। हमारा एम क्या है? जातियों में टूटे हुए लोग। ना राष्ट्रवाद हमारा एम है, ना हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान हमारा एम है, ना हम लोगों को एक रहना है ऐसा हमारा एम है। पता नहीं क्या एम है, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। एनसीआर के एक नॉर्मल आदमी को पकड़ लेना, उससे 15 मिनट बात कर लेना किसी भी भाषा में, आप मैं लिख के दे सकता हूं, उसे किसी भाषा का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा। ना हिंदी अच्छे से बोल पाएगा, ना अंग्रेजी अच्छे से बोल पाएगा। आप उनमें से किसी व्यक्ति को पूछ लेना कि साहब ये बताओ कि आप होली क्यों मनाते हो, दिवाली क्यों मनाते हो, बता नहीं पाएगा। ऊपर ऊपर का आंसर दे देगा। उससे पूछना नवरात्रे 2 बार क्यों आते हैं साल में, नहीं बता पाएगा। इस तरह के लोग हमें चाहिए थे। कपड़े ऐसे पहना होगा टाइट टाइप के, बिल्कुल पैंट और कोट, और जिसमें उसको बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन सिर्फ अपने आप को डिसेंट दिखाने के लिए पहने होंगे। उससे पूछना कि भाई जो है आपके गांव का नाम क्या है, तो वो आपसे कहेगा नहीं नहीं हम गांव से नहीं हैं, हम एक्चुअली शहर से ही हैं, और जबकि गांव से भी होगा वो। उसे क्यों शर्म आ रही है बताने में? गांव वो जगह है जिसने दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिखाया। मैं कई बार बताता हूं इस बारे में कि गांव एक ऐसी जगह है जहां पर हर चीज को रीयूज किया जाता है। चाहे गाय का गोबर हो, चाहे पुराने कपड़े हो, चाहे बासी खाना हो, चाहे क्रॉप का रेजिड्यू हो, अवशेष हो, चाहे पुरानी मशीन हो, कुछ भी हो, हर चीज को दोबारा यूज करना जानते हैं। किसी चीज को वेस्ट होने देना नहीं जानते। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। और उसी गांव के बारे में चर्चा करने में उस आदमी को शर्म आएगी। उससे पूछोगे आपका इतिहास क्या था? अच्छा इतिहास में 5 राजाओं के नाम बता दो, तो बता देगा अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, फलाना ठिकाना। अच्छा 5 साउथ के हिंदू राजाओं के नाम बता दो, 5 नॉर्थ के बता दो हिंदी राजाओं के नाम, नहीं बता पाएगा। ये उसकी सांस्कृतिक जो चेतना का मर जाना जिसे कहते हैं ना, ये उसका प्रमाण है। उससे आप गर्व से कहो कि अरे हम भारतीय हैं, हम सब कर लेंगे, तो हंसेगा। जबकि आपने देखा होगा कि इंडियंस को गाली की तरह यूज किया जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा लोग कहते हैं कि अरे ये इंडिया है, यहाँ ऐसे ही होता है। ऐसा सुना होगा आपने। इस तरह की हमारी मानसिकता कर दी गई है, इसलिए पहलगाम हो जाता है, इसलिए कोई भी ऐसा संशोधन हो जाता है संविधान में जो आपको दबा देता है, इसलिए यहाँ दूसरे समुदाय के लिए दूसरे नियम बनते हैं, आपके लिए दूसरे नियम बनते हैं। इसलिए यहाँ पर संसद में खड़ा होकर के एक नेता कुछ भी बोल देता है और आप कुछ नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर एक नेता लगातार जाति 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 करता रहता है और आप कहते हो कि हाँ का सेंसस होना चाहिए। इसलिए आपको बांग्लादेश से भगा दिया जाता है। इसलिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ आपके बारे में कुछ भी बोल देता है। इसलिए यूएस भी आपके बारे में सोचता नहीं है। इसलिए इस देश में ऐसी पार्टियां जीतती चली आई जिन्होंने इस देश को सांस्कृतिक रूप से कमजोर कर दिया, और इसलिए इस देश पर 800 साल तक लोगों ने गुलामी करी, लोगों ने इस देश को गुलाम बनाए रखा, क्योंकि आप सांस्कृतिक रूप से कमजोर होते चले गए। आज आपके यहाँ जातिवाद है, आज आपके यहाँ क्षेत्रवाद है, आज आपके यहाँ भाषावाद है, आज आपके यहाँ संस्कृतिवाद है, आज आपके यहाँ फीमेल और मेल का अंतर है। ये सब चीजें जितनी भी गड्ढे खोदे गए, ये सब इन लोगों ने खोदे जिनको आज आप बिल्कुल अपनी ईगो से चिपका के बैठे हुए हो कि नहीं नहीं इसके बारे में मत बोल देना। कोई तमिल के नाम पे लड़ रहा है, कोई मराठी के नाम पे लड़ रहा है, कोई तेलुगु के नाम पे लड़ रहा है।
कोई क्षेत्र के नाम पे लड़ रहा है, कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है। इसीलिए आप सांस्कृतिक रूप से कमजोर होते चले गए। आप भूल गए कि आपको गर्व करना है किसी चीजों पे। आप एक ऐसे मुर्दा पुतला बन गए जो अंग्रेजों, 4 पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठ गया तो अंग्रेज बन गया, जो 4 कंपनी वालों के बीच में बैठ गया तो मूक दर्शक बन गया, जैसे कुछ आता ही नहीं है क्या। अरे गर्व से कहो कि ये मेरी संस्कृति है, मैं पालन करता हूं इसका। लेकिन आपको शर्म से भर दिया गया। जब ऐसे 3 4 5 उदाहरण आते हैं तो थोड़ी बहुत आशा लोगों में जगती है, लेकिन दिक्कत यह है कि इन आशाओं से कुछ होता नहीं है। आप वापस जाओगे फिर उसी समाज में, वो समाज आपको फिर वैसे ही कर देगा। आपको एक उदाहरण देता हूं आज, एक बहुत बड़ा, देखिए विद प्रूफ आऊंगा मैं। यहां पर है, ये देखिए कलाम साहब। ये तस्वीर बहुत पुरानी है, 2006-7 के आसपास की है। कलाम साहब उस समय देश के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति। और कलाम साहब की सहजता देखो, इन मूर्खों के साथ बैठे हुए थे। ये जो मूर्ख पत्रकार हैं, राजदीप सरदेसाई और ये बरखा दत्त और जो कुछ भी हैं, तो यहाँ और भी पत्रकार बैठे थे। तो कलाम साहब बैठ करके इनसे चर्चा कर रहे थे किसी विषय पे, स्टेज थी ये, इस पर चर्चा चल रही थी। चर्चा खत्म हुई, कलाम साहब उठ करके जाने लगे। जैसे कलाम साहब जा रहे थे तो इन मूर्खों ने एक सवाल पूछ दिया बैठे बैठे। तो कलाम साहब आगे चले गए थे, फिर पीछे मुड़ के आए और यहीं बैठ गए स्टेज पे, और यहाँ ऐसे बैठ करके इनके मूर्खों का सवालों का जवाब दे रहे थे। अब इन देखो, ये है, ये सो कॉल्ड कल्चर्ड लोग होते हैं ना, इनकी बात कर रहा था, ये मूर्ख होते हैं। देखो, देश का राष्ट्रपति, इतना बड़ा व्यक्ति स्टेज के फर्श पे बैठा है और आपको खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये मूर्खों की निशानी है। हमें ऐसा नहीं बनना, हमें ऐसा बनना है। ये सहजता लानी है। कलाम साहब को पता है कि मेरे नीचे बैठ जाने से कोई मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगा। ये ऊपर बैठना, अंग्रेजी बोलना, ऐसा ग्लास रखना, ये उन लोगों को शोभा देता है जो अंदर से कमजोर है। उन्हें ऐसा बाहरी दिखावा करना पड़ता है। जो अंदर से मजबूत है उन्हें बाहर से दिखावा नहीं करना पड़ता। कलाम साहब जानते थे इस बात। इससे बड़ा प्रूफ क्या दूं मैं आपको, कि अपने मूल्यों पर, संस्कृति पर, चीजों पर हमें गर्व होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ, इतना गर्व, इतनी ताकत के साथ उस चीज को आगे रखना चाहिए कि सामने वाला भी झुक जाए, उससे डर लगने लगे कि उसको गलत कर रहा है। जैसे ये आतंकी करते हैं ना, 3 आतंकी थे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करके गए, पूरा देश दहल गया। उनका नेगेटिव पर्पस था, हमें पॉजिटिव वे में करना है। ऐसे देखिए, दुनिया में पहली बार, ये बात है 1977 की, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएन भेजा गया, सत्ता में नहीं थे, हिंदी अच्छी बोलते थे इसलिए भेजा गया, और यूएन में पहली बार हिंदी में भाषण हुआ था। यूएन में, जहां सब दूसरी भाषा के लोग बैठे। आप तो इंडियंस में बैठते हो तो अंग्रेजी बोलने लग जाते हो। आज मोदी जी कहीं भी जाते हैं हिंदी में भाषण देते हैं। तुम्हें समझना समझो, तुम अपना इंतजाम करो। राष्ट्रपति पुतिन भारत आते हैं, किसी देश में जाते हैं, वो रशियन भाषा में बोलते हैं। जर्मनी वाला जर्मन में बोलता है। जापान वाला जापानीज में बोलता है। चीन वाला चीनी में बोलता है। तुम्हें समझ नहीं है, तुम कन्वर्ट करो। लेकिन हमें एक बीमारी है कि हम अंग्रेजी बोलेंगे, अपनों से ही बोलेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं भाषा के खिलाफ नहीं हूं। मैं, आप अंग्रेजी सीखिए, बहुत अच्छी सीखिए, आपसे अच्छा कोई ना बोलता हो, लेकिन आप उसे अपना स्टेटस सिंबल मत बनाइए। आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, लेकिन उसको लेकर के नीचा महसूस मत करिए कि हम तो यार कुछ लोअर दर्जे के आदमी हैं। नहीं साहब, धर्म से आगे आइए। दुनिया आ रही है, आप भी आइए। यही मेरा उद्देश्य है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। राम राम।